हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का यूपी संगमई अपनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर वही रैपिड फायर जो आपका मूल विधि का चलता है उसमें एक शानदार सा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। आज हम 10 मिनट के अंदर इसे पढ़ने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप ऐसे सेशंस को देखेंगे तो आपको 10 मिनट में चीजें बहुत शानदार से कवर होंगी। जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि रैपिड फायर है, 10 मिनट का शो है। तो आज हम इस एक्ट को इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, इसको कब भाई, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको कब स्वीकृति दी गई है? राष्ट्रपति के द्वारा 13 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करी गई थी। 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हो गया है। लेकिन संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसका उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण करना। उद्देश्य क्या हो जाएगा? महिलाओं का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, जिसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं आपको देखने को मिलती है। 5 अध्याय और 37 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। अब हम इसकी वन बाय वन एक एक धारा समझते हैं। तो इसमें धारा 1 कहती है कि भाई क्या है, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसको संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ क्या है और विस्तार क्या है। जो हमने शुरुआत में बताया था वही आपका धारा 1 में दे रखा है। संक्षिप्त नाम इसका क्या हो जाएगा भाई? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, संपूर्ण भारत में लागू है और 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। तो यही आपकी धारा 1 में आपको मेंशंस देखने को मिलेगा। धारा 2 कहती है भाई इसकी परिभाषा। धारा 2 किसकी बात करती है? परिभाषा की बात करती है। तो परिभाषा किसकी भाई? तो जब भी आपसे परिभाषा की बात करेगा तो धारा 2 में परिभाषा का जिक्र किया गया है। परिभाषा किसकी? तो इसी एक्ट की परिभाषा के साथ साथ जैसे आपसे पूछ लेगा भाई बालक की परिभाषा किसमें है, तो बालक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको इसमें बालक माना गया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे दत्तक पुत्र हो, सौतेला पुत्र हो या पोषित बालक हो, इन सभी को इसमें बालक की श्रेणी में रखा गया है। अगर आपसे पूछे पीड़ित व्यक्ति कौन है, इससे एक ऐसी महिला सम्मिलित है जिसके प्रत्युत्तरदाता का मतलब होता है जिसने हिंसा करी है। प्रत्युत्तरदाता से घरेलू नातेदारी है और वह महिला उस व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का दोष लगाती है। प्रत्युत्तरदाता कौन होता है? तो प्रत्युत्तरदाता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो घरेलू हिंसा कर रहा है, चाहे पिता भी हो सकता है, नातेदार रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है और पति भी इसमें हो सकता है भाई। ठीक है, घरेलू नातेदारी की बात करें तो घरेलू नातेदारी का मतलब इसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार से हो सकता है, किसी भी समय साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे हो, समरक्त हो, विवाह द्वारा एक साथ रह रहे हो या दत्तक पुत्र ग्रहण हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? घरेलू नातेदारी बोलते हैं। सामान्य सा आशय ये है, घरेलू नातेदारी का मतलब ये होता है कि जब आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हो एक साथ मिलकर के, उसमें जो भी व्यक्ति आपसे जिस प्रकार से सम्मिलित है उसको घरेलू नातेदारी कहा जाता है भाई। आगे हम बात करेंगे। धारा 3 कहती है घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया, यानी घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, ये किसमें परिभाषित है? धारा 3 में परिभाषित है। इसमें एक प्रत्यर्थी होता है, एक व्यथित व्यक्ति होता है। प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का मतलब क्या है? प्रत्यर्थी का मतलब होता है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, ठीक है, या जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है उसको हम प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति बोलते हैं। याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 में क्या कहा गया है? तो घरेलू हिंसा से संबंधित सूचना संरक्षण अधिकारी को देना तथा दायित्व का अपवर्जन करना। अगर आपको पता है कि घरेलू हिंसा हो रही है या होने वाली है तो आप इस सूचना को संरक्षण अधिकारी को दे सकते हैं। संरक्षण अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो घरेलू हिंसा के मामलों पर सुनवाई करता है, घरेलू हिंसा के मामलों पर जो है वो घरेलू हिंसा को रोकने की कोशिश करता है, उसको संरक्षण अधिकारी कहा जाता है भाई। तो धारा 4 में यह कहा गया कि अगर आपको यह पता हो कि किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, होने वाली है, लगातार हो रही है, तो इसकी जानकारी आप संरक्षण अधिकारी को दे सकते हैं। अगर हम बात करें आगे तो धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, यानी अगर पुलिस अधिकारी को मालूम पड़ा है घरेलू हिंसा हुई है तो उसके कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे वो उस महिला को संरक्षण दिला सकता है, पैसा यानी आर्थिक अनुतोष दिला सकता है, अभिरक्षा आदेश दे सकता है, निवास आदेश दे सकता है और प्रतिकर आदेश दे सकता है। ये सभी कौन करवाएगा? तो एक पुलिस अधिकारी हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है या कोई भी सेवा प्रदाता हो सकता है या मतलब संरक्षण अधिकारी हो सकता है। हम बात करेंगे धारा 6 की। तो धारा 6 में कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो घरेलू हिंसा होने वाली महिला को अगर किसी भी आश्रय गृह में रखा जाता है तो आश्रय गृह जो है, आश्रय गृहों के कर्तव्य क्या होंगे? जो आश्रय गृह होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के साथ हिंसा हुई और हिंसा हुई महिला को हमने किसी भी आश्रय गृह में रख दिया तो उस आश्रय गृह के क्या कर्तव्य होंगे? यदि कोई व्यथित महिला
व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी भारसाधक व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति को आश्रय देने के लिए कहता है तो भारसाधक उसे आश्रय देगा। भारसाधक का मतलब क्या होता है? भारसाधक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो व्यथित महिला या ऐसी महिला जिसके साथ अपराध हुआ है उसको उसने रहने की जगह दी है, उसको भारसाधक कहा जाता है। चाहे वो किसी पर्सनल अपने निजी घर का मामला हो या कहीं पर कोई भी मतलब अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, वहां पर जो महिला को रखना हो तो उस संस्थान को चलाने वाला व्यक्ति भारसाधक होता है भाई। ठीक है। धारा 7 कहती है कि चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य, यानी एक व्यक्ति जो कि घरेलू हिंसा के मामले में इंक्लूड होगा वो क्या हो सकता है भाई? वो कोई डॉक्टर हो सकता है। अब उस डॉक्टर के कर्तव्य क्या क्या होंगे? उस महिला को मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये उस डॉक्टर का कर्तव्य होगा। तो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ जो चिकित्सा अधिकारी है उसके कर्तव्य क्या होंगे, मैंने आपको बता दिए हैं। धारा 7 कहती है कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जो संरक्षण अधिकारी ये किसको देखता है? जो मामलों को देखता है घरेलू हिंसा के, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। धारा 9 में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे। भाई राज्य सरकार ने अगर संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है तो उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई सभी चीजों की जांच करेगा और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। अगला बात करते हैं कि इसमें जो धारा 10 है वो क्या कहती है। भाई धारा 10 में सेवा प्रदाता की परिभाषा की गई है। सेवा प्रदाता कौन हो सकता है? भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान अगर किसी महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है अगर वो किसी प्रकार से उसे आश्रय देता है तो वो सेवा प्रदाता कहलाएगा। भाई जो व्यतीत महिला को संरक्षण प्रदान करता है या यह कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। सेवा प्रदाता का मतलब होता है जिस महिला के साथ शोषण हुआ है, हिंसा हुई है, उस महिला को सुरक्षा प्रदान करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सेवा प्रदाता बोलते हैं। लेकिन जो उसको संरक्षण देगा वो भी कंपनी एक्ट 1956 की जो 56 के तहत उसको भी रजिस्टर्ड अगर वो होगा तभी उसको मान्य माना जाएगा, अदरवाइज मान्य नहीं माना जाएगा। भाई धारा 11 में सरकार के कर्तव्य की बात करी गई है। वहीं धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन कैसे किया जाए। भाई मजिस्ट्रेट जो होगा, जो कि इस मामले पर, घरेलू हिंसा के मामले पर अपनी राय देगा, वहां पर हम कैसे आवेदन कर सकते हैं उसमें आपको धारा 12 में बताया गया। इसमें कहा गया है कि आवेदन करने के 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट जो है सुनवाई की तारीख को डिसाइड करेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक आवेदन 60 दिन के भीतर जो है उसको खत्म करा दिया जाएगा। अगर मान लो मजिस्ट्रेट के पास कोई भी घरेलू हिंसा का मामला आया तो मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मामले को 60 दिन के अंदर खत्म करा दे। भाई है ना। धारा 12 कहती है भाई क्या? सुनवाई की तारीख मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को बता दी जाएगी। मान लो कोई भी घरेलू हिंसा का मामला आया, संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? भाई सुनवाई कब होनी है इसकी बात जो है संरक्षण अधिकारी को बताएगा और संरक्षण अधिकारी वो दोनों परिवारों को, एक महिला जिसके साथ हिंसा हुई है, एक पुरुष जिसने हिंसा की है, दोनों को बताएगा भाई इस तारीख को आपको उपस्थित होना है। धारा 16 व्यथित महिला घरेलू हिंसा की सुनवाई की मांग बंद कमरे में कर सकती है। अगर मान लो कोई महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वो ऐसी सुनवाई की मांग बंद कमरे में कर सकती है। भाई कि बंद कमरे में सुनवाई कराई जाए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का बाद में सामाजिक शोषण भी होता है, तो उस सामाजिक शोषण से बचने के लिए ऐसी महिला सुनवाई जो है वो बंद कमरे में कराने की बात कर सकती है। धारा 17 में सामाजिक गृहस्थी में निवास का अधिकार है। अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला यह कहती है कि मुझे तो उसी परिवार में रहना जहां पर मेरे साथ प्रताड़ना हुई है, तो वो वहां पर रह सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर भी उसे पुलिस द्वारा प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भाई है ना। तो धारा 18 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा को लेकर संरक्षण आदेश, यानी घरेलू हिंसा का मतलब इसमें कहा गया है कि महिला अगर उसी घर में रहती है या कहीं और रहती है तो पुलिस जो है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। धारा 19 में व्यथित महिला को निवास का आदेश दिया गया है। अगर महिला चाहे कि मुझे घर से बाहर रहना है तो उसे जिस स्थान पर रखा जाएगा या वो कहीं भी प्राइवेट किसी भी जगह पर रह सकती है, तो उसके लिए जो पैसा होगा वो कौन उपलब्ध कराएगा? ये पैसा उपलब्ध कराएगा भाई कौन? जिस व्यक्ति ने उसके साथ हिंसा करी है। धारा 20 में धनीय अनुतोष की बात करी गई है कि अगर महिला चाहे तो अपनी घरेलू हिंसा के लिए अगर उसको कोई चोट आई है या उसको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुई तो उसके लिए वो पैसा मांग सकती है। भाई किससे? जिस व्यक्ति ने उसको प्रताड़ित किया है। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश की बात करी गई है। वो ऐसा ज्ञापन दे सकती है या वो ऐसी मांग कर सकती है कि मुझे सिक्योरिटी प्रदान करी जाए। ठीक, चलिए भाई आगे हम बात करेंगे धारा 22 की। इसमें प्रतिकर आदेश की बात करी गई। प्रतिकर आदेश क्या होता है? तो मजिस्ट्रेट यह आदेश पारित कर सकता है कि प्रत्युत्तरदाता घरेलू हिंसा की गई है ना,
मजिस्ट्रेट यह आदेश पारित कर सकता है कि प्रत्युत्तरदाता द्वारा घरेलू हिंसा की गई है जिसमें उसके चोट आई है, प्रत्युत्तरदाता इसकी क्षतिपूर्ति करे। भाई घरेलू हिंसा के समय पर अगर किसी महिला को चोट आई है तो ऐसी वो डिमांड कर सकती है कि मुझे मतलब शारीरिक चोट आई उसका या उसके लिए इलाज कराने के लिए पैसा जो है प्रदान किया जाए। धारा 23 में भाई क्या कहा गया है? धारा 23 में कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो एक पक्षी निर्णय दे सकता है महिला के पक्ष में, है ना, वो सुने ही नहीं दूसरे पक्ष की, एक पक्षी निर्णय दे सकता है। ये किसकी? मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धारा 24 में न्यायालय आदेश की प्रतियां मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर घरेलू हिंसा से जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी अगर किसी भी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है घरेलू हिंसा का, तो उससे जुड़ी हुई जितनी प्रतियां हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। किसको? जो घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो घरेलू हिंसा से होने वाली महिला हो, दूसरा व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा की है वो हो, है ना, संरक्षण अधिकारी हो, सेवा प्रदाता हो, सभी को जो है ये जो प्रतियां होंगी फ्री में उपलब्ध करा दी जाएंगी। भाई अगला देखो, धारा 25 में कहा गया है कि धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश तब तक प्रदत्त होगा जब तक कि व्यथित महिला निर्वोचन का आदेश पारित न कर दे। मान लो महिला ने ये कहा कि भाई मुझे संरक्षण चाहिए, मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, और पुलिस ने उसको सिक्योरिटी दे दी, वो सिक्योरिटी तब तक रहेगी जब तक कि वो महिला चाहेगी। ठीक है। धारा 27 में अधिकारिता की बात करी गई है। अधिकारिता का मतलब होता है कि इस केस की सुनवाई कौन करता है? घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला उसकी सुनवाई कौन करता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है या महानगर मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। धारा 29 में अपील की बात करी गई। भाई अपील कहां पर कर सकते हैं? तो मजिस्ट्रेट की सुनवाई के बाद 30 दिन के अंदर हम या तो व्यथित महिला या प्रत्युत्तरदाता हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। घरेलू हिंसा की जो अपील है वो सेशन कोर्ट में की जाती है भाई। ठीक है। धारा 30 में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को इस सेक्शन के तहत सिविल सर्वेंट माना जाएगा। यानी जो संरक्षण अधिकारी होगा या सेवा प्रदाता होगा, राज्य सरकार उसको क्या बताएगी? भाई राज्य सरकार कहेगी ये क्या है? एज अ सिविल सर्वेंट है। वो किस धारा में कहा गया है? वो इसी एक्ट की धारा 30 में कहा गया है। धारा 31 कहती है कि यदि प्रत्युत्तरदाता किसी संरक्षण अधिकारी को नहीं मानता है तो वह अपराधी होगा। मान लो संरक्षण अधिकारी ने उससे कहा कि भाई ऐसा सुनवाई होनी है और वो आने के लिए मना कर रहा है, जिसने हिंसा की है, तो ये अपराध है भाई। इसके लिए उसे 1 साल की सजा, 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। अगले बात करते हैं धारा 32 में क्या कहा गया भाई? धारा 32 कहती है कि धारा 31 के तहत किया गया जो अपराध है ना, वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी मतलब प्रत्युत्तरदाता संरक्षण अधिकारी से मना करता है और उससे बदतमीजी करता है तो ये संज्ञेय अपराध है और ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए 1 साल का सजा, 20,000 रुपए जुर्माना है, दोनों हो सकते हैं। धारा 33 में सेक्शन 33 क्या कहता है भाई? संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर यदि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा भाई। संरक्षण अधिकारी अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया कि आपको एक काम करना है और संरक्षण अधिकारी ने मना कर दिया तो वो भी अपराध है। उसके लिए 1 साल की सजा, 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 37 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, नया नियम बनाना हो तो केंद्र सरकार वो बना सकती है भाई। केंद्र सरकार ऐसा कानून बना सकती है भाई, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना कि ये हमने पूरा शानदार तरीके से पूरा घरेलू हिंसा से संबंधित एक्ट पढ़ लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं सर जी हमें दरोगा बैच लेना है तो बहुत ही शानदार सा दरोगा बैच है हमारा भाई, बहुत ही शानदार सा हमारा दरोगा बैच इस समय चल रहा है। ये मात्र कितने में है बेटा? अभी मात्र 480 में इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कहां से ज्वाइन करना है? तो हमारा एप्लीकेशन है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर आप जाइएगा भाई और एमडी क्लासेस ऑफिशियल पर जाकर आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसकी फीस मात्र कितनी है? 480 रुपए है। इससे जब परचेस कर लेंगे तो शानदार तरीके से इस समय क्लास चल रही है भैया, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको मूल विधि पढ़ाता हूं तो शानदार कंटेंट के साथ चीजें पढ़ना चाहते हैं, ये बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद।